एक तरफ राज है जो बिहार की सादगी में अपना टूटा हुआ दिल समेटने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी मंगेतर निया जो मनाली जाने के बहाने अपनी बेवफाई की नई परतें बिछा रही है। डर तो इस बात का है कि राज अपनी मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि वो निया के धोखे को भी एक गलती मानकर माफ करने को तैयार है। लेकिन क्या होगा जब मनाली की वादियों में आगे के सामने वो सच आएगा जिसे करण और राज अब तक नहीं देख पाए। आज का एपिसोड आपको भावनाओं के समंदर में ले जाएगा, जहां गीता का ज्ञान है, अपनों की करवाहट है और एक अनजाना डर। क्या राज की चुप्पी टूटेगी या ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है? हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजस्वी इंक एफएम और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। कहते हैं कहानी जिंदगी है और जिंदगी में कहानी, तो जब तक जिंदगी है तब तक कहानियों का मजा लेते रहें। बिहार, मधुबनी। राज मुस्कुरा रहा था और हैरानी की बात ये थी कि आज उसकी उस मुस्कुराहट के पीछे निया नहीं थी, बल्कि कोई और था। निया की हरकतों ने उसे कब का हंसना भुला दिया था। अब अगर उसके होठ मुस्कुराते भी थे तो बस लोगों को दिखाने के लिए। जिंदगी के इतने बड़े गम को दिल में दफन किए वो अक्सर मुस्कुरा लिया करता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द समझने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि वो दोस्त भी नहीं जो हमेशा उसके साथ रहते थे। वजह थी निया। अगर वो उन्हें सच बता देता तो बचपन की दोस्ती टूट सकती थी, क्योंकि सब जानते थे करण निया पर आंख बंद करके भरोसा करता था और कहीं ना कहीं यही अंधा भरोसा राज भी करता था। लेकिन अब उसके विश्वास में दरार आ चुकी थी। राज बिस्तर पर लेट चुका था, उसकी नजरें एक टक छत को घूर रही थी। तभी उसके जहन में निधि की बातें घूमने लगी जो वो कुछ देर पहले फोन पर कह रही थी। राज उठकर बैठ गया और वो खुद से बोला, वो लड़की बोल तो सही ही रही थी। क्या पता मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। क्या पता उस रात मैंने जो देखा वो बस एक गलती हो, क्योंकि वो दोनों भी तो नशे में ही थे। क्या पता निया उस लड़के में मुझे ही देख रही हो। उसके दिमाग में सवालों का शोर था और नींद कब की उड़ चुकी थी। राज ने निया को पूरे दिल से प्यार किया था और अब वही प्यार उसके सर पर इस कदर चढ़ चुका था कि उसे निया का धोखा भी एक गलती लग रहा था, जिसे वो माफ करने तक को तैयार था। उस लड़की के लिए उसके दिल में इतनी चाहत थी कि वो सब कुछ भूल जाना चाहता था। उसकी चाहत, उसका प्यार उसे अंधा बना चुका था। वो सब कुछ देखते हुए, समझते हुए सब कुछ बदलने को तैयार था। बस एक ही चाहत थी, काश निया सही निकल जाए, और उसकी सोच गलत थी। राज कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे और फिर रोते रोते वो सो गया। नींद उसे अपनी गोद में तो ले लेती है, लेकिन उसका दर्द अब भी उसकी आंखों से बह रहा होता है। वहीं बंधन का कमरा। बंधन बिस्तर पर बैठी थी, हाथों में एक किताब था, भगवत गीता। वो वही ग्रंथ था जो उसके परमेश्वर ने इस संसार को एक विशेष उपहार के रूप में दिया था। बंधन किताब बंद करते हुए खुद से बोली, कान्हा, ये जो ग्रंथ है ना गीता, ये आपका दिया हुआ वरदान है कलयुग में भटकते मनुष्यों के लिए। अजीब है ना ये दुनिया, आधुनिकता के दौर में भागती जा रही है और यथार्थ से दूर होती जा रही है। पता है कृष्ण, लोग कहते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं वो दुखी है, जिसके पास बड़ा घर नहीं वो दुखी है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसके पास मानसिक शांति नहीं, जिसका चित्त शांत, एकाग्र और प्रसन्न नहीं है, वो दुखी है। आश्चर्य है, गीता जैसे ग्रंथ के संसार में होते हुए भी लोग किस मुंह में फंसते जा रहे हैं। बंधन खुद से ही बातें कर रही थी, तभी उसके फोन पर निधि का मैसेज आया। वो व्हाट्सएप खोलती है और उसकी नजर निधि के मैसेज पर गई, जिसमें लिखा था, ओए अब कृष्ण को आराम करने दे और तू भी जाकर सो जा, हमेशा परेशान करती रहती है। गीता बंद कर और सो जा, शुभ रात्रि। बंधन चिढ़ते हुए रिप्लाई करती है, हाँ हाँ शुभ रात्रि मेरी अंतर्यामी बहन। इसके बाद
बंधन भी सो गई। दिल्ली, भार्गव मैंशन, अमितेश का कमरा। अमितेश सोफे पर बैठा था। उसके ठीक बगल में प्रार्थना मुंह फुलाए बैठी थी, गुस्से से उसे घूरते हुए देख रही थी। अमितेश उसे लाचारी से देख रहा था। वो अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रार्थना उसे गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। प्रार्थना गुस्से से बोली, देखिए अमित जी, मेरी शादी हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि अब मेरे कोई सपने नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी पत्नी और इस घर की बहू हूँ, तो क्या मैं अपने सारे सपनों का गला घोट दूं? चलो, ये भी कर लूंगी, लेकिन किसके लिए? इस परिवार के लिए, जहाँ कोई भी मेरे पापा को सुनाकर चला जाता है। मानती हूँ मेरे पापा आपके जितने पैसे वाले नहीं हैं और ये रिश्ता भी म्यूचुअल रिलेशन की वजह से हुआ है, लेकिन सिर्फ इस वजह से आपका परिवार मेरे पापा से ऐसे बात नहीं कर सकता या उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। अमितेश प्यार से उसे समझाता है। प्रार्थना मेरी जान, अरेंज मैरिज अक्सर म्यूचुअल रिलेशन से ही होती है। देखो, कोई भी तुम्हारे पापा को कुछ नहीं कह रहा और ना ही कह सकता है, और तुम बुरा किसकी बातों का मान रही हो जिसे खुद होश नहीं होता कि वो क्या कर रही है। और एक बात, किसने कहा कि तुम्हें अपने सपनों का गला घोटना है? जो चाहिए बताओ, मैं ला दूंगा। बातों ही बातों में अमितेश प्रार्थना को अपनी गोद में ले लेता है और प्यार से उसे देख रहा होता है। प्रार्थना शिकायत करते हुए बोली, सुबह मैंने पापा जी से कहा कि मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है, तो मम्मी जी मुझे डांटने लगी, कहने लगी मुझे में संस्कार नहीं है, मैं पागल हूँ। अमितेश मुस्कुराते हुए, मम्मी को छोड़ो, तुम्हें पता है पापा ने आज ही तुम्हारे लिए घोड़ा खरीदा है। अब तुम आराम से हॉर्स राइडिंग सीखो। और रही बात मम्मी की, तो उनकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। जो अच्छी बातें हो बस वही अपने पास रखो। प्रार्थना मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसा आप कहें पतिदेव जी। प्रार्थना बहुत ही प्यारी थी, दिल की बिल्कुल साफ, लेकिन बरबोली थी। अगर कुछ हो रहा है तो बिना बोले रहना उसके बस की बात नहीं थी, और अगर उसके परिवार को कोई कुछ कह दे तो वो पूरे खानदान को उलट पलट कर रखने वालों में से थी। अमितेश शिकायत कर चुकने के बाद भी वो अब तक मुंह फुलाए बैठी हुई थी। अमितेश उसे देखते हुए मन ही मन सोचा, यही मिलनी थी मुझे। दिन के आधे से ज्यादा समय तो ये मुझसे लड़ती रहती है और गुस्सा रहती है। प्रार्थना अमितेश की गोद से उतरकर सोफे पर बैठती है कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। वंशिका दौड़ते हुए अंदर आती है और सीधे अमितेश की गोद में चढ़ जाती है। पापा पापा मुझे ना वंश भैया वाला पीलो चाहिए, मुझे उसी पर सोना है, वो बहुत कोजी है। प्रार्थना हल्के गुस्से में बोलती है। वंशिका, बेटा कितनी बार समझाया है, जब भैया वो नहीं देता तो उसके लिए लड़ो मत। वंशिका टिमटिमाती आंखों से प्रार्थना को देखती है और फिर बोली, पर मम्मा मैं लड़ कहाँ रही हूँ, मैं तो पापा से भाई की शिकायत कर रही हूँ, ये तो गंदी बात नहीं होती। प्रार्थना आंख दिखाते हुए बोली, होती है, ये भी गंदी बात ही होती है। उसकी बात पर वंशिका मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आप भी तो पापा से दादी की शिकायत कर रही थी। वंशिका की बात सुनकर प्रार्थना जहाँ हैरान रह जाती है, वहीं अमितेश ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। अमितेश हंसते हुए बोला, बात तो सही है, अगर शिकायत करना गलत है तो तुम क्यों कर रही थी? वंशिका पाउट बनाते हुए बोली, पापा मुझे वो पिलो चाहिए। अमितेश प्यार से उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, आज मेरी वंशिका, मेरी बारबी मेरे साथ सोएगी, ठीक है? तभी वंश अंदर आता है। मैं भी यहीं पर सोऊंगा माँ के साथ। प्रार्थना मुस्कुराते हुए, ठीक है, तुम दोनों आज यहीं सो जाओ। इतना कहना था कि दोनों बच्चे फटाफट अपनी जगह लेकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रार्थना अमितेश को देखते हुए बोली, एक बात बोलूं अमित जी, आपको नहीं लगता कि ड्रामा कंपनी की शादी करण से नहीं होनी चाहिए? वो सही नहीं है, उसे अपने ड्रामे से ही फुर्सत नहीं मिलती। अमितेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, प्रार्थना, होता वही है जो ऊपर लिखा होता है, और जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक उसे करण की पत्नी मानना गलत होगा। प्रार्थना मुंह बनाते हुए बोली, और मैं तो दुआ करूंगी कि ऐसा हो भी ना। ये कहकर वो सोने चली गई, लेकिन अमितेश अब भी वहीं बैठा रहता है। उसके जहन में आज शाम का ही वाकया घूम रहा था। फ्लैशबैक। शाम का समय, निया तैयार होकर बाहर जा रही थी। सब लोग हॉल में बैठे थे। प्रार्थना की नजर निया पर पड़ती है
और प्रार्थना उसे देखते हुए बोली, निया, शाम हो चुकी है, अब कहाँ जा रही हो? बाहर जाना ठीक नहीं है। निया बिना पलटे बोली, मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही हूँ और प्लीज मुझे इतना रोका टोका मत कीजिए। प्रार्थना सोफे से उठते हुए बोली, निया, इतनी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, और अगर जाना ही है तो ढंग के कपड़े पहन लो, ड्राइवर ले जाओ, कम से कम ये तो बता दो कि किस फ्रेंड के पास जा रही हो। निया का गुस्सा अब सातों आसमान पार कर चुका था। वो पलटी और बदतमीजी करते हुए बोली, क्या है ना, मेरे मामलों में ज्यादा बोला मत करिए। जितनी आपकी हैसियत है उतना का मेरा लिपस्टिक आता है। और रही बात कपड़ों की, इसे फैशन कहते हैं। आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि आपके पापा ने कभी इस तरह के कपड़े पहनाया ही नहीं। वो क्या थी ना, हैसियत नहीं थी, है ना। और मेरी दोस्त है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। सो डोंट फॉरगेट योर लिमिट। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सब लोग हैरानी से बस देखते रह गए। फ्लैशबैक। अमितेश के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अमितेश मन में बोला, ये गलत है, ये किसी को नहीं छोड़ती, सबके साथ बदतमीजी करती है, न बोलने का होश है न करने का, पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है, इसे कंट्रोल करना जरूरी है। तभी प्रार्थना की आवाज आई, अमित जी, आकर सो जाइए, कब तक जागना है? अमितेश भी सोने चला गया। बिस्तर पर लेटकर वो वंशिका को अपने सीने से लगा लेता है। वंशिका भी उसे चिपक कर सो गई। निकुंज का कमरा। निकुंज गहरी नींद में था कि अचानक फोन रिंग बजती है। वो फोन उठाता है और अलसाई आवाज में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से रौबदार आवाज आई, हेलो निकुंज, तुमने एप्लीकेशन डाला था? आवाज सुनते ही निकुंज की नींद उड़ गई। वो झट से बैठ गया और बोला, यस सर, मैंने एप्लीकेशन डाला था, मुझे अपनी छुट्टियां वापस लेनी है, मैं जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये कॉल उसके डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से था। इस वक्त चीफ के पोस्ट पर थे जसविंदर सिंह, मस्त मौला इंसान, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल सख्त। जसविंदर सिंह अपने मस्त वाले अंदाज में बोले, ओ भाई, सब छुट्टी बढ़ाने की बात करते हैं और तुझे छुट्टी नहीं चाहिए? ओए, की हो गया, सब चंगा ना? निकुंज हल्की मुस्कान के साथ बोला, यस सर, सब ठीक है, बस आप लोगों के बिना मन नहीं लगता। दूसरी तरफ से जसविंदर जी की आवाज आई, ओह ठीक है, तू कल ही आ जा, मैंने अप्रूव कर दिया है। कॉल कट हो जाता है। निकुंज फोन नीचे रखकर खुद से बोला, हाँ, मैं अब और इन तानों को नहीं सह सकता, जिस चीज के लिए बना हूँ वहीं चला जाता हूँ। ये कहकर वो शांत हो जाता है और एक बार फिर से सो जाता है। अगली सुबह बिहार, मधुबनी, चौधरी निवास। केशव अपने कमरे में चला गया। वहीं राज अब भी सोफे पर बैठा हुआ था, अकेला। सुधीरा जी और रचना जी कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। बंधन किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। नारायण जी फ्रेश हो रहे थे। राज नहा चुका था। यहाँ जिम की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो नहाकर सोफे पर बैठा हुआ था। फोन पर आ रहे मेल्स का रिप्लाई देने और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स चेक करने में बिजी रहा। लगभग 1 घंटे तक वो अपने फोन की ही दुनिया में गुम रहा। इसी बीच केशव नहाकर अपना रूटीन पूरा करके हॉल में आया। राज को काम में डूबा देख वो चुपचाप किचन की तरफ चला गया। किचन में क्या बना रही हो? केशव की आवाज पर बंधन ने मुस्कुराकर कहा, मेथी का पराठा बनाया है और भाई के लिए फ्रूट चाट, क्योंकि सुबह में वो फ्रूट्स ही लेते हैं, और जूस रहेगा। केशव बर्तन देखते हुए, और मामी के लिए क्या बनाया है? बंधन पराठा सेकते हुए बोली, मामी ने कहा कि वो भी पराठा ही खाएंगी। केशव फ्रूट चाट का बर्तन देखते हुए, ये तो बहुत है और टेस्टी भी लग रहा है। इस पर बंधन ने केशव को घूरते हुए कहा, अगर खाने का मन है तो बहाने क्यों मार रहा है, ले ले, वैसे भी मैंने ज्यादा बनाया है। केशव मुस्कुराते हुए एक बाउल लेता है, उसमें फ्रूट चाट डालकर और ग्लास में मैंगो जूस लेकर वहीं खाने लगा। केशव जूस पीते हुए बोला, वैसे अप्लाई का कोई मैसेज आया? कुछ भी, मतलब कुछ भी रिप्लाई? बंधन ना में सिर हिला देती है, जिस पर केशव चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। बंधन उसे सीरियस देखकर बोली, केशव, तेरे बोर्ड्स हैं, इन सब पच्चरों में मत पड़, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने करियर के बारे में सोच। उसकी बात पर केशव ने कहा, दीदी डर लग रहा है, सब कुछ पढ़ चुका हूँ, 2 बार रिवीजन भी कर लिया है,
लेकिन फिर भी डर लग रहा है। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे जो पढ़ा है सब भूलता जा रहा हूँ। बंधन पराठा बेलते हुए बोली, केशव, तू कुछ भी नहीं भूल रहा, बस नर्वस हो रहा है। और ये सबके साथ होता है, जब भी कोई नया या बड़ा काम करते हैं डर लगता ही है। और किसी भी स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम उसके करियर का पहला कदम होता है, इसलिए डरना बिल्कुल नेचुरल है। केशव बंधन को देखते हुए, इस नर्वसनेस से ओवरकम कैसे करूं? जब भी पढ़ने बैठता हूँ पता नहीं क्या क्या दिमाग में आने लगता है, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आता। उसके बाद पर बंधन ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ाई या करियर में किसी और का मोटिवेशन काम नहीं आता, वहां सिर्फ खुद का मोटिवेशन ही काम आता है। केशव लंबे सांस लेते हुए बोला, मैं समझ गया, अब से खुद ही नेगेटिव बातों से दूर रहूंगा। बंधन मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग गई। केशव बर्तन सिंक में रखकर बाहर जाने लगा तो बंधन ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, ओए, ये सब बाहर टेबल पर रखने में हेल्प कर, और ये बर्तन भी धोकर रख जो सिंक में फेंक कर निकल रहा। केशव मुंह बनाते हुए बंधन का कहा काम करने लगा। हॉल में राज अब भी ऑफिस के काम में डूबा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। वो फोन अज्ञे का था। राज कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ भाई, क्या हाल है, कब पहुंचे? अज्ञे हल्के मजाकिया लहजे में बोला, सिंगल हूँ भाई, हाल सही ही रहता है मेरा, और आ जाएंगे क्योंकि कल तुम्हारी मैडम को कोई काम आ गया। राज मुस्कुराकर, हाँ भाई, सिंगल लोग ही ठीक हैं, ये तो सही कहा। लेकिन ये बता, निया को काम था तो तुम लोग क्यों नहीं गए? काम तो निया को था ना? अज्ञे मन में खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। वहां अचानक निया को देखकर इसका रिएक्शन क्या होगा ये भी तो देखना है। यही रिएक्शन मेरे शक को सही या गलत साबित करेगा। उसके बाद अज्ञे ने खुद को संभालते हुए राज को जवाब दिया, उसे कुछ काम था इसलिए करण रुक गया। तुझे पता है ना करण निया को लेकर कितना ओवर प्रोटेक्टिव है। राज लंबे सांस लेते हुए बोला, ओह अच्छा, लेकिन किसी से इतना लगाव भी अच्छा नहीं होता। उसकी बात पर अज्ञे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, रखता हूँ, पहले ऑफिस जाता हूँ, फिर 12 बजे की फ्लाइट से जाऊंगा। अब मनाली पहुंचकर ही बात होगी भाई, तू भी जल्दी से आजा बस। राज ने बस 2 शब्द में जवाब दिया। ठीक है। इसके बाद फोन कट गया। दिल्ली भार्गव हाउस। निकुंज जा चुका था। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। हर किसी के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। राजेश जी बहुत गुस्से में लग रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। करण नाश्ता करते हुए बोला, निया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और ऑफिस चली आना, हमें वहीं से एयरपोर्ट चलना है। निया मन ही मन सोचती है, मनाली में भाई भी रहेंगे, अगर वो आ गया तो कैसे संभालूंगी, लेकिन अब भाई को मना भी नहीं कर सकती। ये सब सोचते हुए वो बस एक फीकी सी मुस्कुराहट दे देती है। तो दोस्तों, राज अब भी उस उम्मीद की डोर को पकड़े बैठा है जो शायद कब की टूट चुकी है। वो निया के धोखे को नशे की एक गलती मानकर खुद को तसल्ली दे रहा है, लेकिन क्या हकीकत इतनी ही मासूम है? उधर मनाली की बर्फीली हवाओं के बीच अज्ञे एक जाल बुन रहा है, एक ऐसा जाल जिसमें वो निया का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उस चेहरे के पीछे की गंदगी बाहर आई तो क्या करण अपनी बहन के लिए राज की बलि चढ़ा देगा, या फिर राज की चुप्पी ही किसी की मौत का पैगाम लेकर आएगी? क्या होगा जब मनाली में इन सबका सामना होगा? क्या राज का सब्र टूटेगा या उसकी दुनिया? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आप सुन रहे थे बंधन एक मर्यादा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। कहानी कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप जुड़ चुके हैं बंधन से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बंधन का एक भी एपिसोड मिस न हो। आप बंधन से मिलते हैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। टेक केयर स्टोरी सीकर्स।